हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड रिमेंबर, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया, दैट इज भारत। अब रिसेंटली जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब हैं, जयशंकर साहब, वो एक नई दिल्ली में एक इवेंट अटेंड कर रहे थे और उनसे फिर कुछ सवाल पूछे जाते हैं। और एक सवाल ऐसा होता है जहां पे वो हिट आउट करते हैं या फिर स्लैम करते हैं, जिस तरीके से अभी यूनाइटेड स्टेट्स या फिर जो यूरोपियन नेशंस की एक पॉलिसी है, स्पेशली इमिग्रेशन को लेके जो पॉलिसीज है, उसके ऊपर कहते हैं कि यू विल बी और दे विल बी नेट लूजर्स। और इसके बाद में दर्जनों आर्टिकल्स मीडिया हाउसेस पब्लिश करते हुए नजर आते हैं। बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा इमिग्रेशन क्या है, इमिग्रेशन क्या है, और इवन मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये किस कंटेक्स्ट में बात की गई है। मैं सिर्फ एक आर्टिकल के कंटेक्स्ट में बात नहीं करूंगा। क्यों कह रहे हैं कि जो एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं, क्योंकि जब तक आपको इमिग्रेशन नहीं पता, इमिग्रेशन नहीं पता, और फिर उसके बाद में एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज हो कैसे रही हैं, रियल वर्ल्ड में क्या इसके एग्जांपल्स हैं, तब तक आप इसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। एंड आपके लिए काफी सारी नई नई चीजें भी हैं, नई नई इनिशिएटिव हैं जो मैंने शुरू किए हैं इस लेक्चर के अंदर। मैं आशा करता हूं आपको अच्छा लगेगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर उसका रिस्पॉन्स दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए। दे विल बी नेट लूजर्स, Jaishankar's message to anti-immigrant leaders in US and Europe. They will be net losers. They would be net losers. They will be net losers. और इवन आप देखेंगे, ट्विटर ले लीजिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ले लीजिए, हर जगह इनके इस कमेंट को बहुत जगह पोस्ट किया जा रहा है, रीपोस्ट किया जा रहा है, अपने अपने रिएक्शन दिए जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो, और मैं एक नया इनिशिएटिव लेके आया हूं, ये वीडियो मैं ट्रिब्यूट करता हूं पवन सिंह को, जो कि हमारे भारत के वीर हैं, जिन्होंने शहादत हासिल करी 22 मई 2016 को, और ये असम राइफल से बिलोंग करते हैं। और इनके एक बच्चा है 10 साल का और एक बच्ची है 7 साल की। अब पहले एक बार देखिए कि इनकी कहानी क्या है, क्योंकि ये पूरा का पूरा वीडियो मैं इनको ट्रिब्यूट कर रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि वी आर प्राउड ऑफ यू पवन सिंह, वी रेस्पेक्ट योर कॉन्ट्रीब्यूशन। जो भी आपका मन है, जैसा भी आपका मन है, आप बिल्कुल लिखिएगा। तो 22 मई 2016 को क्या होता है, ये राइफलमैन है, असम राइफल्स के अंदर ये राइफलमैन थे, और एक क्विक रिएक्शन टीम है, उसका हिस्सा थे। अब वो क्विक रिएक्शन टीम ये डिसाइड करती है कि जो वहां के बटालियन हेडक्वार्टर हैं, वहां से हम जनरल एरिया एक शिव मंदिर की तरफ प्रस्थान करेंगे। और 11:40 पे इन्हीं के व्हीकल पे, यानी जिस भी वाहन से जा रहे थे, उनके ऊपर टेररिस्ट जो है फायरिंग कर देते हैं। और उसी के रिटेलिएशन में ये भी फायरिंग करते हैं, और ये बहुत ज्यादा गंभीर इंजर्ड हो जाते हैं, ग्रीवियसली इंजर्ड हो जाते हैं। एंड देन उसके बाद में ये शहादत हासिल करते हैं। तो ये आज का जो वीडियो है, डेडिकेटेड है या ट्रिब्यूट है पवन सिंह को लेके। अब आगे बढ़ते हैं। अब पहली बात आपको ये समझना है कि इमिग्रेशन और एमिग्रेशन से मतलब क्या है। हालाँकि आप काफ़ी लोग जानते होंगे, बट काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बेसिक से जानना चाहते हैं। देखिए, अगर कोई इंसान, मान लीजिए मैं हूँ और मैं इंडिया से बिलॉन्ग करता हूँ और मैं जाना चाहता हूँ यूएस। मान लीजिए मैं जॉब के लिए जाना चाहता हूँ, वहाँ सेटल होना चाहता हूँ, अपनी फैमिली बसाना चाहता हूँ, जो भी है। तो अगर जिस कंट्री को मैं छोड़ के जा रहा हूँ, उस कंट्री के लिए वो होगा एमिग्रेशन। लेकिन जिस कंट्री में मैं जा रहा हूँ, उस कंट्री के लिए होगा इमिग्रेशन। और अभी रिसेंटली ये देखा जा रहा है कि काफ़ी सारे लीडर्स एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ ला रहे हैं। यानी कि वो ऐसी रुकावटें पैदा कर रहे हैं, ऐसे बैरियर्स ला रहे हैं जिससे कि बाहर के जो लोग हैं, वो उनके देशों में एंटर ना करें। और मैं सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आपने देखा होगा एक अफ़गान नेशनल वाला इंसिडेंट हुआ था वाशिंगटन डीसी के अंदर, जहाँ पे वो अफ़गान नेशनल 2 नेशनल गार्ड के ऊपर शूटिंग कर देता है। और उसके बाद में डोनाल्ड ट्रम्प ये एक्शन लेते हैं कि जितने भी अफ़गान नेशनल आने वाले थे, उनका वीज़ा जो प्रोसेसिंग होने वाला था, उसको वो स्क्रूटनी पर डाल देते हैं, उसकी चेकिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा शॉकिंग ये लगा कि उन्होंने पूरी की पूरी अफ़गानिस्तान या अफ़गान कम्युनिटी को ही टारगेट कर दिया एक इंसिडेंट के बेसिस पे। दूसरा, उसके बाद में उन्होंने कहा कि जो भी इमिग्रेशन एप्लीकेशन आनी थी, मैं उन सबको पॉज़ लगाता हूँ, सब पे विराम लगाता हूँ, और उसमें उन्होंने 19 कंट्रीज़ को टारगेट किया, और वो 19 कंट्रीज़ जो कि यूरोपियन नेशन से बिलॉन्ग भी नहीं करती, यानी ट्रैवल बैन लगा दिया। ये 19 कंट्रीज़ से अगर कोई इंडिविजुअल आएगा तो मैं बैन लगाता हूँ, और उसके बाद में काफ़ी सारा क्रिटिसिज़्म भी झेलना पड़ा। इवन अफ़गान कम्युनिटी ने ये भी कहा कि हाँ, बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट हुआ है, हम आपके साथ खड़े हैं, वी आर प्रेइंग, आवर थॉट्स आर विद यू। बट आप पूरी की पूरी अफ़गान कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर सकते हो इसके बेसिस पे। यहाँ पे सवाल आए। दूसरा, जर्मन गवर्नमेंट। अभी जो जर्मनी के अंदर जो गवर्नमेंट है अंडर फ्रेडरिक मर्ज, उन्होंने भी अपनी बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल जो है बढ़ा दिया, टाइट कर दिया है। मतलब पुलिस प्रेज़ेंस को बढ़ा दिया। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी बॉर्डर्स पे पुलिस प्रेज़ेंस मत बढ़ाइए। ऐसा मतलब कहने का मतलब नहीं है। क्योंकि देखिए, ड्रग ट्रैफिकिंग भी होती है, स्मगलिंग भी होती है, कई बार इल्लीगल इन्फिल्ट्रेशन भी होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट्स अब देख रहे हैं वेस्टर्न और यूरोपियन नेशंस में कि इनकी वजह से आपको बहुत क्राइम रेट बढ़ रहा है। दैट इज़ फाइन। बट मान लीजिए कि इनके पास में लीगल असाइलम सीकर्स हैं, जो आपके यहाँ पे शरण में रहने आए हैं, आप पहले तो अलाउ कर रहे थे, अब आप उनको मना कर रहे हो, और उसके पीछे रीज़न ये है कि वहाँ पे क्राइम रेट बढ़ रही थी। आई गेट इट, समझ में मेरे को आता है। लेकिन यूरोपियन गवर्नमेंट अब साफ-साफ ये तो
कह चुकी है कि इवन हमारे यहाँ पे लेबर शॉर्टेज है, बट हम अलाउ नहीं करेंगे इन असाइलम सीकर्स को भी। और ऐसी ही चीज़ देखी गई यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी। रीसेंट एनालिसिस ये कहता है कि जो इर्रेगुलर बॉर्डर क्रॉसिंग हो रही थी, चाहे वो मेडिटेरेनियन सी से हो या बाल्कान रूट से हो, वो धीरे-धीरे कम हो गई है। अब धीरे-धीरे कम इसलिए नहीं हुई है कि काफ़ी कम लोग जो हैं, वो माइग्रेशन कर रहे हैं या लोग माइग्रेट करना नहीं चाहते, क्योंकि ये हार्शर और बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ लेके आए हैं, जिसमें साफ-साफ ये हो चुका है कि अब हमें आपको अलाउ ही नहीं करना, इन्वॉल्व ही नहीं करना, ना आपको हमें बुलाना है। अब जयशंकर साहब इस पे ये कहते हैं, ठीक है? कि वी कैन नॉट स्टॉप माइग्रेशन और ये फैक्ट बात है। आप नहीं माइग्रेशन कर सकते सेटअप। अगर आप इंडिया के अंदर देखोगे, मान लीजिए कोई बिहार से बिलॉन्ग करता है, कोई यूपी से बिलॉन्ग करता है, अगर उसे महाराष्ट्र में अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, उसे जाके साउथ में अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, बैंगलोर में अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, तो वो जाएगा, अगर वहाँ पे अपॉर्च्युनिटी कम है तो। वैसे ही कोई टैलेंटेड इंडिविजुअल है, स्किल्ड इंडिविजुअल है, वो अगर उसे लगता है कि इंडिया में अपॉर्च्युनिटीज़ कम है, राइट? जिसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उस चीज़ को रोकें। अब इन्होंने यही कहा कि इंडिया को ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी जिससे हम घर पे ही उस टैलेंट को रिटेन कर पाएँ। अब आप मुझे बताइएगा, ऐसी इंडिया क्या स्टेप्स ले सकता है, जिससे हम अब अपने टैलेंट को यहीं रिटेन करें? देखिए, कई बार क्या होता है कि नेशनलिज़्म की फीलिंग इतनी बहुत बड़ी होती है और आप बहुत ज़्यादा नेशनलिस्टिक फ़ील करते हो, तो कई बार आप नहीं जाते हो। लेकिन वो पर्सनल डिसीज़न है, राइट? और अगर किन्हीं लोगों को जाना है, वो भी पर्सनल डिसीज़न है। लेकिन हमें वो अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी। अब चाहे से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ बहुत अच्छी सेटअप कीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाइए, आप इनको करियर अपॉर्च्युनिटीज़ दीजिए, आप इनको अच्छा पैसा दीजिए, आप आर-एन-डी पे खर्चा कीजिए। ऐसे मैं भी जानना चाहूँगा कि आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू? हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इंडिया में रुकने के लिए वो मजबूर हो जाएँ? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इस पॉइंट पे भी आप बात कीजिएगा। लेकिन जब उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में बात करी, कि वेस्टर्न कंट्रीज़ क्यों गलत सोच रही हैं और ऐसा है क्यों? तो पहली बात तो ये है कि जो वेस्टर्न लीडर्स ब्लेम करते हैं ना, कि ये जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, इनकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, इकोनॉमिक स्ट्रेस हमें देखने को मिलता है, हमारे लोगों को जॉब नहीं मिलती, हमारे लोग टैलेंटेड हैं, फिर भी इन्हें जॉब नहीं मिल पाती और इनकी वजह से काफ़ी बार क्राइम रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये इनकी पॉलिसीज़ की वजह से हुआ है, ना कि इमिग्रेंट्स की वजह से। पॉलिसीज़ कैसे? इन्होंने पहले ये डिसाइड किया कि हम अपनी कंपनीज़ को बाहर अब्रॉड रिलोकेट करेंगे। इन्होंने डिसाइड किया कि हम जॉब्स को आउटसोर्स करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके यहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास में टैलेंट नहीं है और ये चीज़ आपने एच-1बी वीज़ा में भी देखी होगी। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प ने पहले ये कहा कि मैं एच-1बी वीज़ा को और रेस्ट्रिक्ट कर दूँगा, उसकी फीस और ज़्यादा बढ़ा दूँगा। क्यों? क्योंकि उनको मानना था कि मैं मागा हूँ, मेरे को मागा सपोर्टर चाहिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले। लेकिन एट द एंड उन्होंने दोबारा कहा कि हमारे पास में अमेरिकन टैलेंट है ही नहीं। वी नीड इंडियंस, वी नीड स्किल्ड पीपल। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तक वैसा काम किया ही नहीं और ये इनकी पॉलिसीज़ की वजह से है। और ये स्ट्रक्चरल पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से आज ये इश्यू फेस कर रहे हैं, ना कि इमिग्रेंट्स की वजह से, राइट? ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। लेकिन आपका अगला सवाल ये होगा, सर क्राइम बढ़ रहा है, लोग इल्लीगली एंटर कर रहे हैं, उसको अलाउ कर दें क्या? बिल्कुल नहीं। जिनके पास में वैलिड पासपोर्ट है, वैलिड वीज़ाज़ हैं, वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं और वो आपकी कंट्री को कंट्रीब्यूट करने आए हैं, चाहे से आपकी आईटी इंडस्ट्रीज़ में हो, एग्रीकल्चर में हो, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में हो। अगर वो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वहाँ पे उनका भी फ़ायदा होता है, आपका भी फ़ायदा होता है। लेकिन अगर आप अब इन चीज़ों को रोक दोगे, तो देन यू विल बी नेट लूज़र। बट इल्लीगल माइग्रेशन अलाउड है क्या? एब्सोल्यूटली नॉट। इल्लीगल माइग्रेशन कभी अलाउड नहीं हो सकता क्योंकि बाद में आपको जाके टेररिज्म देखने को मिलेगा, ड्रग्स ट्रैफिकिंग देखने को मिलेगी, स्मगलिंग देखने को मिलेगी, पता नहीं कौन-कौन से वायलेंस के इश्यूज़ देखने को मिलेंगे एंड कई बार डेमोग्राफी चेंज होने से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वेस्ट बंगाल ले लीजिए, जिस तरीके से बांग्लादेश से इल्लीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, म्यांमार से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, पाकिस्तान से टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करते हैं। अगर हम अपनी बॉर्डर्स खोल दें, अलाउ कर दें, तो कितना chaos हो जाएगा। अभी भी कितना chaos है। तो ये नहीं है कि इल्लीगल माइग्रेशन हम अलाउड कर रहे हैं, हम लीगल माइग्रेशन की बात यहाँ पे कर रहे हैं। और कैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ सफ़र करेंगी? क्योंकि एक तो वेस्टर्न कंट्रीज़ आप कुछ भी उठा लीजिए, जापान उठा लो, यूएस उठा लो, साउथ कोरिया उठा लो या बाकी यूरोपियन नेशन, इनकी धीरे-धीरे पॉपुलेशन ऐज कर रही है, बूढ़ी हो रही है। साथ-साथ में आपकी बर्थ रेट भी कम है। मतलब एक पॉपुलेशन ऐज कर रही है, लेकिन अगर बर्थ रेट भी अच्छी होती तो रिप्लेस कर देती, वो भी नहीं हो रहा। और फिर आपके पास में टैलेंट भी नहीं है, तो मेजर स्किल शॉर्टेजेस है। तो अगर इमिग्रेंट्स नहीं आएँगे, तो जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो ठंडी पड़ जाएँगी, वो स्टैग्नेंट हो जाएँगी, उनकी ग्रोथ नहीं होगी। उनकी ग्रोथ नहीं होगी, तो आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं होगी। और अगर आप टैलेंट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो जो इनोवेशन आपके पास में आ रहा है, जो स्किल टैलेंट आ रहा है, जो लेबर कॉस्ट आपको चीप में मिल पा रहा है, क्योंकि आपके यहाँ पे पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि अमेरिकन लेबर इतना महँगा है, राइट? इसीलिए तो आप नहीं कर पाए और आप प्रोडक्शन से ज़्यादा कंज़म्पशन करने लगे और कंज़म्पशन में भी आप दूसरे नेशन पे डिपेंड करने लगे। तो आपके यहाँ पे स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं। और जब मैं उस अफ़गान नेशनल की बात कर रहा हूँ, तो वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन लेके आया था। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के तहत ऑपरेशन एलाइज़ प्रोग्राम आया, उसके तहत वो इंडिविजुअल आया। वो इल्लीगली एंटर नहीं किया, उसने सीआईए के साथ काम किया, राइट? तो आपको ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है और आपकी फिर इंडस्ट्रीज़ लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएँगी, आपके मार्केट्स बहुत लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएँगे और आपकी जो ग्लोबल स्टैंडिंग है, वो भी खत्म हो जाएगी। तो जो लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर्स है ना, या फिर जो भी ये सिचुएशन है, वो आपको ज़्यादा हार्म करेगी एज़ कंपेयर टू इमिग्रेंट्स। इसके लिए यहाँ पे नेट लूज़र्स की बात की जा रही है।
आगे जानने से पहले जो भी मैं बात करूँगा कि कैसे इंडिया की इंपॉर्टेंस और बढ़ती हुई नज़र आएगी, उससे पहले अनअकैडमी 20% ऑफ लेके आया है। जितने भी सब्सक्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप इस डिस्काउंट को क्लेम करना मत भूलिएगा और अगर आपको मेरा कोड यूज़ करना है तो YUVI 50 यूवी पाजी वाला यूवी उन्होंने मार दी 50। अब वही बोला कि अगर आप टैलेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं अक्रॉस द बाउंड्रीज़ तो म्यूचुअली बेनिफिट होगा। अब म्यूचुअली बेनिफिट क्यों होगा? देखिए, जो इंसान वहाँ जा रहा है, वहाँ पे वो पैसा कमाएगा तो अपने घर पे भेजेगा तो वहाँ के अपने पेरेंट्स की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होगी। मान लीजिए मैं बाहर जाता हूँ, बाहर से मैं पैसा भेजता हूँ, तो मेरे पेरेंट्स अच्छा खाना खा सकते हैं, बहुत अच्छा एडवांस जगह रह सकते हैं। जो भी उनको चाहिए रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी। हेल्दी खाना खा सकते हैं, कपड़े अच्छे पहन सकते हैं, जो चीज़ हमें कई बार इंडिया में नहीं मिलती है क्योंकि उतनी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, राइट? और ये फेस करना पड़ेगा आपको कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी हाई है। अब उसके पीछे सप्लाई डिमांड भी है, वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ये एक्चुअल सिनेरियो जिसके बारे में बात करता हूँ। लेकिन जब वो वहाँ जाएँगे तो वहाँ से वो पैसा भेजेंगे, वो पैसा हमारे देश में कंट्रीब्यूट कर रहा है रेमिटेंसेस के फॉर्म में। तो इसीलिए टैलेंट बहुत एसेंशियल हो जाता है, चाहे से आप किसी भी सेक्टर की बात करें और बहुत सारे सेक्टर्स में गैप होते हैं और वो स्किल्ड वर्कर्स ही उसे फिल कर सकते हैं। इसीलिए जयशंकर साहब ये कहते हैं कि जो हमारी रेलेवेंस है ना ग्लोबल मार्केट में, स्पेशली स्किल मार्केट में, वो नीचे नहीं जाने वाली, वो बढ़ने ही वाली है। इसके पीछे रीज़न क्या है? अगर आप वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखेंगे तो 1/6 हमारे यहाँ पे है और अगर आप यंगर पॉपुलेशन की बात करेंगे तो 1/4 हमारे यहाँ पे है। अगर पूरी ग्लोबल वर्कफोर्स का वो भी यंगर पॉपुलेशन 1/4 हमारे यहाँ पे है, तो हमारी स्किल मार्केट के अंदर हमारी रेलेवेंस बढ़नी ही बढ़नी है। और लास्ट ईयर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ पे रेमिटेंसेस आए हैं 135 यूएस बिलियन डॉलर्स यानी कि जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को उससे दुगना पैसा हमारा रेमिटेंसेस के फॉर्म में आया है, तो इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। और वो 10 साल के अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। कि अगर आप 10 साल पहले बात करेंगे, तो इंडिया में सिर्फ 77 ऐसी प्लेसेस थी जहाँ से आप पासपोर्ट ले सकते हैं। बट आज हमने इन 10 सालों के अंदर 468 प्लेसेस और ऐड करी हैं और अगर आपको पासपोर्ट ईज़िली मिल जाता है, एक्सेसिबल है, अफोर्डेबल है, तो उससे आपकी मोबिलिटी बढ़ती है, आप यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हो। तो पासपोर्ट जितनी जगह लोकेशन बढ़ेगा, उतनी मोबिलिटी बढ़ेगी और उतनी ही इंटरनेशनल मोबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। अब आखिरी में ये पूरा का पूरा वीडियो था। अब आखिरी में आपके लिए सवाल है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एक नया रूल लेके आया है जिसे कहते हैं सिम बाइंडिंग रूल। ओके? ये सिम बाइंडिंग रूल जो है ये ऐप्स के लिए है लाइक व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। इसका मेन पर्पस क्या है? ए, बी, सी, डी आप ये ऑप्शन है स्क्रीन पे देख सकते हैं, रोक सकते हैं इसको और फिर उसके बाद में मैं आपके इस वेट का भी सॉरी इस कमेंट का भी वेट करूँगा एंड जो भी सही आंसर देगा आई विल गिव देम अ हार्ट एज़ वेल एज़ द कमेंट एज़ वेल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट दैट इज़ योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।